नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट पर देखें तो एक बड़ा वॉलेटाइल सीजन चल रहा है। इट्स नॉट सेशन, सीजन चल रहा है और ये सीजन रुक नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग ये नहीं पता लगा पा रहे कि जिस दिन मार्केट रिबाउंड हो जाता है उस दिन उनको ये फीलिंग आती है कि मिस आउट वाली, कि उन्होंने गिरे हुए मार्केट में क्यों नहीं लिया था। और जिस दिन मार्केट गिर जाता है उस दिन उनको ये लगता है कि जिस दिन रिबाउंड हुआ था उस दिन उन्होंने मार्केट में माल बेचा क्यों नहीं था। तो ये बड़ी कश्मकश है और ये उसका सिंपल एक रीज़न चल रहा है इस समय मार्केट में, टैरिफ। हर कोई बात टैरिफ की कर रहा है और लॉन्ग टर्म विज़न पर अब थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं कि लोग लॉन्ग टर्म विज़न ही नहीं बना पा रहे हैं। तो इन सब विज़न पर बात करेंगे, कश्मकश पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर देवी प्रसाद नायर, हेड ऑफ बिजनेस हैं हीलियस कैपिटल से। देवी सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Good सर afternoon to इस you, Vivek, and good afternoon to your viewers. Thanks for थैंक यू having me सर। on the show. थैंक यू। देवी सर, इस समय मार्केट में जो कश्मकश चल रही है, बिकॉज अभी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अभी तक तो म्यूचुअल फंड्स ने संभाल लिया बाजार, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास तो पैसा ख़त्म नहीं हो रहा। लोग आ रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। इस चीज़ को लेकर लोग डाउट कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ एसआईपीज जो थी वो डिसकंटिन्यूशन में आ गई थी, तो थोड़ा लोग डर भी रहे हैं। क्या ये डर सही है? देखिए, म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन इंडिया में, वो अगर आप एक तरह से देखेंगे तो डिजिटल, जो पूरा डिजिटल जो एक कल्ट आया जो थ्रू मे बी आप उसका श्रेय जीरोधा या इनको दे सकते हैं जिन्होंने डिजिटाइजेशन से म्यूचुअल फंड को इनेबल किया। उसके बाद जो कोविड के बाद से जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर जुड़े हैं, तो काफी हद तक काफी सारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर है, उनके लिए ये जो मार्केट का फॉल था और ये वाला फॉल था जो खासकर लास्ट 3 महीने का फॉल था, वो मेरे हिसाब से वो उनका पहला एक उन्होंने डाउनफॉल देखा होगा। तो बाजार में अमूमन ऐसा होता है कि आप जितने पुराने होते जाते हैं उतना आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है। तो जो जो इन्वेस्टर्स नए जुड़े हैं वहां पे, हाँ, हमको भी ये देखने मिला है कि उन्होंने कई जगह पे एसआईपी बंद करी है। हालांकि हीलियोस में हमारी एसआईपीज काफी कम बंद हुई हैं, बट मार्केट में हमने हमने देखा कि एसआईपीज थोड़ी कम बंद हुई हैं। ओके। बट एक चीज मानना होगा कि जो इन्वेस्टर आए हैं जिनको डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाया गया है, अ, अब वो उनको इक्विटी मार्केट समझ में आने लगा है, उनको म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट अच्छा समझ में आ गया है। उनको पता है कि अगर उनको अपना कैपिटल ग्रो करना है, अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो उनको म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो उनको यूज करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि वो जाएंगे नहीं शायद, या तो वो किसी हमारे एडवाइजर्स के थ्रू वापस और पुक्की पक्की एडवाइस लेके वो वापस बाजार में पैसा जरूर निवेश करेंगे। क्योंकि वैसे भी म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है, जैसे आप म्यूचुअल फंड टू जीडीपी देखेंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट, म्यूचुअल फंड का वो इंडिया में काफी लो है। और एज जो हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा और लोग बिल्कुल। जो फॉर्मल आएंगे और जुड़ेंगे, तो उनके साथ में और इन म्यूचुअल फंड में पैसा तो मुझे लगता है कि मल्टीफोल्ड ग्रो होगा। अगर आप हम ये बोलते हैं कि 17% का जो आज हमारा म्यूचुअल फंड टू जीडीपी का रेशियो है, म्यूचुअल फंड एसेट्स टू जीडीपी, और अगर हमारी इकॉनमी डबल होती है यहाँ से, जो हम बात करें $5 ट्रिलियन इकॉनमी या उसके ऊपर, अगर हम वो बोल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के लिए तो बहुत लॉन्ग रनवे है। और इन्वेस्टर जो आज करीब 50% का अपना जो फाइनेंशियल सेविंग है जिसको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं, उनके लिए भी वो जब म्यूचुअल फंड देखा है, उन्होंने रिटर्न्स देखे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उनको समझ में आया है, लोगों ने काफी एजुकेट किया है, एमफी ने काफी एजुकेट किया है, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने काफी एजुकेट किया है। तो इस सब के चलते आई थिंक ये सब धीरे धीरे हमने उतना जैसे कि, हालांकि बाजार थोड़ा सा ऐसी नरम सा ही है पिछले काफी एक साल से भी, वैल्यूएशन हाई है काफी से, बट हमने ऐसा एक ऐसा इशू नहीं देखा इन्वेस्टर्स में जो उनको मतलब कि वो डर गए हैं। काफी फ्लोज तो कंसिस्टेंट है, फ्लोस इतना इम्पैक्ट। कंसिस्टेंट है। दैट जी, मीन्स कि डीआई संभाल लेंगे सर बाजार को, ये मान सकते हैं। हाँ, मतलब देखिए, बाजार के लिए, बाजार के ओवरऑल आर्किटेक्चर के लिए केवल डीआई से नहीं चलेगा। हम अगर पुराना हिस्टोरिक डेटा भी देखें तो हमें
आप देखोगे कि एफआईआईज बहुत ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टर्स ही, क्योंकि वो क्वांटम जरूरी बड़े होते हैं। और डीआईआईज तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट रूट के थ्रू स्टॉक जो डायरेक्टली ओन करते हैं, दोनों दोनों ही सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि केवल म्यूचुअल फंड के फ्लो से ही चलेगा, वो एक फॉर्मल रूट है ऑफ गेटिंग द रिटेल टू दिस साइड, बट एफआईआईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट नहीं ऑल्सो। सर, बिल्कुल एफ आईज इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं कुछ एक फॉल्स मार्केट के जो बड़े फॉल हैं और उनकी क्या रिकवरी का पाथ रहा, वो मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आसान हो जाए। 92 से डेटा ले रहा हूँ मैं, जिसमें कि जब 92 में हर्षद मेहता का प्रॉब्लम हुआ था तब 56% मार्केट गिरा था उस जी पर्टिकुलर पीरियड में, और 24 महीने लगे हमें रिकवर होने में। 97 में भी जब एशियन मार्केट क्राइसिस आया था तब 28% गिरा, 7 महीने लगे। सन 2000 में जब केतन पारिक वाला प्रॉब्लम आया तो 43% मार्केट गिरा, 27 महीने लगे। 2008 का क्राइसिस तो सभी को याद ही होगा, लेमन ब्रदर और जो अमेरिका में प्रॉब्लम हुआ डेट क्राइसिस, फिर उसके बाद यूरोपियन क्राइसिस, तो वो 60% मार्केट गिरा था और 25 महीने लगे हमें उन्हीं लेवल्स पर निफ्टी के आते हुए देखने में, जितना कि टाइम निफ्टी जहां हाई से गिरा था 6350 के आसपास की रेंज थी, वहां आने में 25 महीने लग गए, यानी कि 2 साल से ज़्यादा। 2020 में जब कोविड का फॉल आया था तो हमने देखा था कि जनवरी फरवरी मार्च 2020 के काफ़ी ख़राब रहे, और उसके बाद अप्रैल से रिकवरी शुरू हुई और नवंबर तक आते आते निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नया टच कर लिया था। तो जी 2022 जबकि रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद जी करीब 16% मार्केट गिरा, 5 महीने में रिकवर हुआ। 2023 अदानी हिंडनबर्ग के एपिसोड पर 11% मार्केट गिरा था, 3 महीने में रिकवर हुआ। अभी 2024 से 25 में 17% मार्केट गिर चुका है और अब देखना होगा रिकवरी कितने महीनों में आएगी। सर, आप तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हैं, काफ़ी कुछ खबरों का एक्सेस होता होगा, बड़े इन्वेस्टर से बात होती होगी, क्या बोल रहे हैं सर, कितने महीनों में हो जाएगी रिकवरी? इंडिया फिर कब नए हाइस पर आएगा? देखिए, ये बता पाना कि किस दिन होगा और कब होगा, नहीं सर, दिन नहीं, रफली ईयर मंथ, मतलब हाँ, कितने महीने मैं लग उसी पे आ जाएंगे रहा या था। कितने ईयर लग जाएंगे? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, ये ना एक आप इसका जो इसका बैकग्राउंड है वो समझिए। तो ये जो कोलैप्स हुआ है अभी, टैरिफ तो खैर अभी आया है ट्रम्प के आने के बाद, बट अगर आप देखेंगे कि जो लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन था, उसके बाद से ही मतलब जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वैसे ड्राई हो जाती है, और आपने अगर तीसरे क्वार्टर का जीडीपी देखा होगा तो वो भी जीडीपी फॉल भी था, और उसके बाद में गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हो गई थी। तो ये स्टेज तो इसका सेट पिछले क्वार्टर में ही हो गया था, और वैल्यूएशंस हाई थी, राइट। एफआईआईज निकल रहे थे, करेंसी पे प्रेशर था, तो काफी काफी कुछ तो मैक्रोज भी नेगेटिव हो रहे थे, वैल्यूएशंस हाई थी, और ग्रोथ दिख नहीं रही थी, जिसके चलते बाजार गिरना चालू हुआ। उसके ऊपर में टेलविंड आपको इस चीज का मिल गया कि ये टैरिफ हो गया, तो और बाजार और मतलब पैनिक हो गया और गिर गया। मेरा ये मानना है कि अगर आप उस रिकवरी के बाद जो चीजें हुई हैं इकोनॉमी में, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, तो आप ये चीज बहुत आसान हो जाएगी देखने के लिए। आप ये देखिए कि आरबीआई ने आज दूसरा कट किया, राइट। तो बेसिकली रेट कट हो गए। फिर बजट में हमने 12 लाख से नीचे इनकम वालों को सॉप्स दिए, तो बेसिकली टैक्स कट हो गया, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस शुरू हो गई है, राइट, जो आपकी कैपिटल इकोनॉमी में जाती है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप अगर देखेंगे ओवरऑल, तो रिकवरी का पाथ तो सेट हो गया। अगर टैरिफ नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से बाजार बहुत इसको पॉजिटिवली ले रहा होता, आज का रेट कट भी और पहले के रेट, मतलब बाजार ऑलरेडी पॉजिटिव होता। बट मेरा ये मानना है कि यहाँ से स्टेज तो सेट है डोमेस्टिकली रिकवरी, बट वही है कि बाहर का जो टैरिफ का जो इशू है, जब तक वो थोड़ा सेटलमेंट पे नहीं आता, वो खबरें थोड़ी, क्योंकि देखो यूएस है, हम ये नहीं बोल सकते हम डीकपल्ड हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। जहाँ तक कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत से इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है हमारा, हम डोमेस्टिकली काफी कंज्यूम करते हैं इम्पैक्ट। बट कहीं ना कहीं पे वो सप्लाई चेन बॉटलनेक और इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो रहता ही है मार्केट में। सेंटिमेंट खराब होता है। अगर आप वैसे देखेंगे, चार क्वाड्रेंट होते हैं कि बिजनेस होता है, वैल्यूएशन होता है, मैक्रोज होते हैं और सेंटिमेंट होते हैं। तो मेरा ये मानना है, अर्निंग्स ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्निंग्स आएगी तो मार्केट चलेगा। आई थिंक सेंटिमेंट इंप्रूव होने चाहिए,
और मेरा ये मानना है कि सेंटिमेंट दो चीज़ों से इम्प्रूवमेंट होगा। एक तो जो हम कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, एक बेसिकली यूएस में जब ये टैरिफ वॉर थोड़ा थोड़ा इसमें सेटलमेंट होगा कि लोग जाएंगे, लोग डिस्कस करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, और उसके बाद में जब थोड़ी उसमें शांति आएगी, मेरे को लगता है कि मार्केट उसके बाद से थोड़ा पॉजिटिवली देखना चालू होगा। बट आप ये मान के चलिए कि एक साल, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तो, 2 क्वार्टर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये चलता रहेगा 1-2 क्वार्टर तो मेरे हिसाब से। अभी यूएस भी काफी स्लो डाउन में, और यूएस का स्लो डाउन जो होता है उसका इम्पैक्ट बाकी दुनिया में भी होता है, तो ऐसा नहीं कि हम बचे रहेंगे। तो 6 से 12 महीने हम टेंटेटिवली मान लेते हैं कि अभी मार्केट नए हाइस की तरफ छोड़ी, मतलब एक शार्प रिकवरी की तरफ, जिसको हम वी शेप रिकवरी कह सकते हैं, उसकी तरफ नहीं लौट रहा है। लेकिन हाँ, नए हाइस बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब ये मान लें कि 1 साल बाद हम अगर ये बात करें या 6 महीने बाद हम ये बात करें तो शायद ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी और हम शायद नए हाइस की बात कर पाए, क्योंकि हम एक उस लेवल पर आ चुके होंगे कि अभी तो हम 22 और 23 हज़ार के आसपास ही घूम रहे हैं। तो शायद हम अगर 24-25 हज़ार पर होंगे तो हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हाँ, हम 26,277 का जो पुराना हाई था उसको हम पार कर लेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक क्वार्टर, अगर इस क्वार्टर में भी अर्निंग्स आएगी, और मुझे नहीं लगता कि उतनी कुछ खास अच्छी आनी चाहिए, बट उसके बाद जो एक क्वार्टर जो ये नेगोशिएशन का पूरा जो चल रहा है, हालांकि उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े इनसिग्निफिकेंट है यूएस पे, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता। हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा सर्विसेज रिलेटेड हैं, तो हमें उतना, बट सर्विसेज रिलेटेड हैं, और सर्विसेज के चलते क्या होता है कि अगर दूसरी इकॉनमी में हलचल है और वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी इम्पैक्ट होता ही है। तो वैसे तो हमको इम्पैक्ट हो, बट मेरा ये मानना है कि एक क्वार्टर में करीब करीब जो नेगोशिएशंस होंगे वो, उस पे क्लैरिटी आ जानी चाहिए, तो मार्केट में थोड़ी स्थिरता आएगी, थोड़ी नॉर्मल लेवल्स वापस आएंगे। फिर उसके बाद सबका फोकस, अभी ना किसी का ग्रोथ पे फोकस ही नहीं है। अभी कोई ये नहीं सोच रहा है कि ग्रोथ, अभी सब ये सोच रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा यूएस में, और फिर इंडिया में तो कंजम्पशन है ही नहीं, मतलब काफी मंदी आएगी उसमें, तो किसी का ग्रोथ पे फोकस ही नहीं है पहली बात तो। जब ये एक क्वार्टर के बाद, बिल्कुल। जब आप देखेंगे कि सब सेटलमेंट हो जाएगा, लोग नेगोशिएट कर लेंगे, चाइना और यूएस के बीच में अगर सेटलमेंट हो गया, आई थिंक ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा वो पॉजिटिव सेंटिमेंट, थोड़ा सा फिर ग्रोथ की तरफ मूव होगा, फिर वैल्यूएशन की तरफ। और जब आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया वैसे तो कंपैरेटिवली, मतलब अगर आप लार्ज मिड स्मॉल देखेंगे, स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट उसमें लार्ज हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स लार्ज में अच्छे लगते हैं, कुछ स्मॉल और मिड सेगमेंट में भी मतलब रिलेटिवली फेयरली वैल्यूड है। तो फिर आप उसकी तरफ फोकस करना चालू करोगे आज तो। और इंडिया के लिए मेरे हिसाब से बहुत काफी कुछ पॉजिटिव है कि डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, राइट, तेल के भाव कम हो गए हैं, राइट, हमारे देश में रेट कट्स चालू हुए, तो आई थिंक काफी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। बट ये इसका कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमको बाजार में चीयर का मूड दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर जो हो रहा है वो, आपके घर के बाहर आग लगी है, तो इसलिए घर के अंदर फियर का माहौल है, राइट, तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, तो मैं ये मानूं कि अब यहाँ से एटलीस्ट, चलिए ठीक है, अपसाइड का नहीं पता कि अपसाइड मतलब 3 महीने में मिलेगा, 6 महीने में हमें मिलना शुरू होगा, लेकिन डाउनसाइड कैप हो गया, ये हम मान लें कि मतलब अब और मार्केट में डर नहीं है। टैरिफ वाली सारी बातें लगभग आ गई हैं। टैरिफ भी इफेक्टिव भी हो जाएंगे कुछ कंट्रीज़ के लिए जिनकी ट्रेड डील हो रही है। ऑफ कोर्स उनको राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी वो अब एक क्वार्टर आपने जैसा बताया कि लगेगा। लेकिन डर इंडियन मार्केट में अभी बचा है या ख़त्म हो गया अब? नहीं, डर तो है इंडियन मार्केट में, डर तो है, क्योंकि क्या हुआ है कि आप ये देखिए कि एक तो स्लो डाउन हमारे यहाँ है, हमारे मार्केट करेक्ट हो रहे थे, फिर यूएस, तो जब स्लो डाउन हमारे यहाँ पे आया तब भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था। बट जो बाहर हो रहा है वो देख के थोड़ा सा और अगर आप ये देखेंगे कि अगर 1-2 क्वार्टर में आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जब इन्वेस्टर देखने लगता है कि रिटर्न नहीं बन रहा है, तो फिर वो ऑल्टरनेट एसेट्स ढूंढने लगता है, राइट। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत सेल ऑफ आती भी है थोड़ा, और थोड़ा नेगेटिव मूड भी रहता है। तो डर का माहौल मेरे हिसाब से थम जाएगा, बट जी, पॉजिटिव सेंटिमेंट आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है।
तो मतलब किन लेवल्स के, निफ्टी के किन लेवल्स पर हीलियस कैपिटल इज कंफर्टेबल कि हम आंख बंद करके मतलब हमें माल खरीदना होगा बिकॉज ऑफ सम फियर्स? क्योंकि सर अक्सर नहीं फंड देखिए, हम मैनेजर्स तो यही बोलते हैं कि बाय अनसर्टेनिटी एंड सेल सर्टेनिटी, मतलब सेल जब कॉन्फिडेंस सबका हाई हो तब सेल करो और अनसर्टेनिटी में बाय माल बाय करो। आप कब खरीदेंगे? देखिए, हम तो देखिए क्या है, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है। और हमें तो रोज ही इनफ्लो आता है, तो जिनका फ्लो आता है उनका फ्लो उनकी इक्विटी व्यू पे आता है, और हमारा टेक्निकल काम बनता है कि हमें वो वैल्यूएशन के हिसाब से उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो हमारे स्टॉक्स तो वैसे भी वैल्यूएशन एक्सेसेस और फियर्स जो भी होते हैं, जैसे हमने आईटी एग्जिट कर लिया था एज ए सेक्टर, राइट, क्योंकि हमको उसमें कंफर्ट नहीं आ रहा था, बिकॉज वो काफी यूएस फोकस था, राइट। तो हमने एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर, बट आपके पास डोमेस्टिकली फिर आपके पास बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, जहाँ पे हमने अपना वेट बढ़ाया। तो वो तो हम अपना करते ही, अपने पोर्टफोलियो में हमें करना ही पड़ता है इन्वेस्ट के वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो जो पैसा लगा रहे हैं उनका तो हमको अमिकेबली पैसा मैनेज करना ही है, तो वो तो हम लेते ही हैं। जी। तो हमारा हम सेलेक्टिवली तो हम पॉजिटिव, हम इंडिया पे तो पॉजिटिव ही हैं। अगर हम ये शॉर्ट टर्म का इशू अगर साइड में रखें, तो इंडिया के लिए तो काफी अच्छा टेलविंड है। जो मतलब मैंने अभी बताया, जैसे ऑयल का भाव हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट हुए, ये सब तो पॉजिटिवली आ रहे हैं। तो हम तो मतलब मार्केट पे कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। और जो हम नियरली डिप्लॉयड भी हैं, 2-3% जो भी होता है हमारा मंथ एंड में, हम नियरली डिप्लॉयड रहते हैं। ओके। तो सर जी। आपने जो इस गिरावट में कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स में वेटेज बढ़ाया, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने, आपके म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे माल खरीदा? आपने बताया कि आईटी से आपने अपना हाँ, प्रॉफिट बुक आईटी किया। हमने, हाँ, तो हमने लार्जली फाइनेंशियल्स ऐड किए हैं, क्योंकि वो ओके। एक तो आप देखेंगे तो 2-3 साल से काफी मंदी में भी रहा है, और आई थिंक वैल्यूएशंस भी थोड़े सेंसिबल हैं वहाँ पे। फाइनेंशियल हुआ, टेलीकॉम हुआ, कुछ यूटिलिटीज हुई, तो इन सब में हमने अपना पैसा निवेश किया है। जी। और आईटी हमने एग्जिट किया था। बिल्कुल। सर फार्मा सेक्टर का भी नाम आ रहा है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में हमने देखा कि इंडिया का करीब $9 बिलियन का 9 to 10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है यूएस को। और हमारी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन यूएस से आता है। फार्मा पर आपका वेटेज क्या है, क्या स्टांस है? तो नहीं, फार्मा में हम थोड़ा बिकॉज ऑफ यूएस के चलते थोड़ा नेगेटिव है फार्मा में भी। तो या तो फार्मा पे हमारा बेसिक, फार्मा में हमारा ये मानना है कि कुछ सिलेक्टिव कंपनीज, काफी कंपनी स्पेसिफिक होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा। ब्रॉडली फार्मा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसके चलते फार्मा एज ए पूरा पैक अच्छा करेगा। बट सेलेक्टिवली उसके अंदर कंपनीज होंगी जो हमें पसंद है, तो वो हम उसको देखेंगे। बट एज ए पैक तो उसमें भी हमने उसमें एज ए पैक हम ओवरवेट नहीं है उसमें। अच्छा, ओवरवेट नहीं है, जो कंपनियां हैं वो ठीक है, वो अभी पोर्टफोलियो में है। मतलब हाँ, वो अंडरवेट तो नहीं सिलेक्टिव है, वैसा? मतलब उन कंपनी स्पेसिफिक, वो कंपनी ने कुछ अच्छा डिफरेंट किया है, तो उसके चलते वो कंपनी पोर्टफोलियो में एज ए पैक बुलिश। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। ये जो रेट साइकिल है, अब आरबीआई ने दूसरी बार रेट कट कर लिया, इंडिकेट अभी भी ये भी किया है कि आगे भी रेट कट्स होंगे और इन्फ्लेशन अकोमोडेटिव भी हो रहा कंट्रोल है में जी। आ रहा है। ये रेट कट साइकिल का कितना फ़ायदा मिलेगा, और क्या इस वजह से ये एक वजह बन सकती है एफआईज फ्लो वापस लौटने की, या अभी एफआईज से क्या बात हो रही है कि मतलब एफआईज आने के मूड में है इंडिया में या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर आप देखेंगे कि जो यूएस और इंडिया के बीच का जो गैप होता था यील्ड का, वो मतलब 4 से 6% का होता था, वो अभी घट के 2 से 2.5% के बीच में आ गया। तो वो सबसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रेट कट का रिजीम जो होता है, मैं उस पे 2 मिनट में आता हूँ, बट पहले तो एफआईआईज के लिए जो यूएस की यील्ड्स है वो भी कम आ रही है। और अगर आप देखेंगे यूएस में जो यूएस इक्विटीज है जो अच्छा कर रही थी इतने दिन तक, वो भी करेक्ट हो रही है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर, उनके लिए एक, और चाइना में प्रेशर है बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो आई थिंक अगर इमर्जिंग मार्केट एज अ पैक देखोगे तो इंडिया के लिए काफी फेवरेबल है, क्योंकि हमारे फेवर में काफी चीजें हो रही हैं। जो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारी करेंसी, हमारे जो इंपोर्ट बास्केट जिसका प्रिडोमिनेंट फंक्शन होता है, प्रिडोमिनेंट चंक होता है ऑयल, तो वो सारी चीजें हमारे लिए फेवरेबल हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि उस पर्सपेक्टिव से तो हम फेवरेट
और बनेंगे, और हमारे इकॉनमी में वापस पैसा भी आना चाहिए, हमारे बाजारों में वापस पैसा भी आना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो लार्ज कैप्स, जो कुछ सेलेक्ट लार्ज कैप्स जो स्लाइटली फेयरली वैल्यूड हैं, मेरे हिसाब से उनमें पैसा भी आना चाहिए, स्पेशली बैंक्स, उनमें वापस पैसा आना चाहिए एफआईएस का। और रही बात इंटरेस्ट रेट की, बहुत पॉजिटिव होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल साइकिल जब शिफ्ट होता है, तो वो बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके चलते काफ़ी चीज़ें, जैसे आपकी आपके ऑटो लोन सस्ते हो जाते हैं, आपके हाउसिंग लोन सस्ते हो जाते हैं, कंज्यूमर लोन सस्ते हो जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी काफ़ी कंजम्पशन को हेल्प मिलती है, क्योंकि ये सब इसमें दो चीज़ प्ले करती है। एक तो डिमांड का बिल्कुल। डिमांड बहुत सिक्लिकल होती है, और सेकंड उसमें आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब आपकी इंटरेस्ट रेट कम होती है, लोगों के हाथ में थोड़ा हायर डिस्पोजेबल इनकम आता है। अभी टैक्स कट दिए तो उन लोगों के हाथों में भी थोड़ा बहुत पैसा जो रेसिडुअल आएगा, तो उसका निवेश या तो आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट्स में होगा, जो सेविंग कर रहा होगा सेव करेगा, या फिर जिसको बाकी चीजें खरीदनी होगी घर के लिए, तो वो खरीद। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल का तो जब जब भी आप देखेंगे कि कंजम्पशन थोड़ी स्लो हो रही होती है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसको उसका रिडक्शन तो पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट करता है, पास्ट साइकिल्स में भी आपने देखा। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 क्वार्टर में जो आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टैंस भी बोला है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत पॉजिटिवली इकोनॉमी को और मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो डीआईज का फ्लो बना रहेगा, एफआईज वापस लौटेंगे, लेकिन कुछ समय में थोड़ा हो सकता है समय लें। सर ने ट्रिगर बताया कि क्यों वापस लौटेंगे, और बैंकिंग फाइनेंशियल्स पर हीलियस कैपिटल, हीलियस म्यूचुअल फंड जो एएमसी है, उनका व्यू अभी तक पॉजिटिव है। उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में या इस पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर खरीदे हैं, आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली की है, और बहुत सारी ट्रिगर्स पर हमने बात की। थैंक यू देवी प्रसाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती थैंक समय यू देने वेरी के लिए। मच। थैंक यू सर। माय प्लेजर विवेक, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सर। यू। तो इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।